हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगेन चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट से हम कर रहे थे। फाइनेंशियल मार्केट्स में हम लोग आज पहले करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट के बारे में सारा डिटेल में पढ़ा था। आज हम पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी मार्केट है दैट इज़ अ न्यू इशू मार्केट, फ्रेश सिक्योरिटीज़ वहाँ पर ट्रेड होती हैं। और जो सेकेंडरी मार्केट है दैट इज़ अ सेकेंडरी इशू, यानी कि सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ हैं। एंड सेकेंडरी मार्केट इज़ ऑल्सो स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि जो भी ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ हैं दे कैन बी ट्रेडेड ओनली इन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मार्केट्स हैं। तो प्राइमरी मार्केट में हमने क्या कहा, फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ है। यहाँ पर हमने क्या कहा, एग्जिस्टिंग है। प्राइमरी मार्केट में हम या तो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को, मतलब इफ़ आई एम अ कंपनी तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू सेल कर रही हूँ सिक्योरिटीज़, या फिर इंटरमीडिएट्स की तरफ कर रही हूँ। अगर मैं अपने सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को भी दे रही हूँ तो मैं हूँ तो कंपनी तो डायरेक्टली कर रही है ना अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोच, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। तुम्हारे पास शेयर्स हैं, इसको खरीदने हैं, तुम्हें बेचने हैं, तुमने इसको बेच दिए। मतलब सिंपल कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, कोई इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अगर आप चाहो कि मेरे शेयर्स के बेचने के लिए मुझे इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत है, दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस। कंपनी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। यहाँ पे दो इन्वेस्टर्स, ये एक इन्वेस्टर है, ये दूसरा इन्वेस्टर है, इसके पास शेयर्स हैं, इसके पास पैसा है, दे मीट एंड दे एक्सचेंज देयर बिलोंगिंग्स। उसने शेयर्स दिए और उसने पैसे दिए, दैट्स इट। यहाँ पे पैसा सेवर जिसके पास है उससे इन्वेस्टर के पास जा रहा है। अगर तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स हैं, तो यू आर इन्वेस्टिंग इन माई कंपनी एंड यू बिकम माई इन्वेस्टर। तो मेरे पास आ रहा है, जो सेविंग्स हैं वहाँ से कंपनी के पास जा रहा है। जब इसीलिए ये फ्रेश इशू है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, तो आपके पास सेविंग्स थी, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने उसे फर्दर इन्वेस्ट किया। देखा जाए तो तुम भी इन्वेस्टर हो और मैं भी इन्वेस्टर हूँ, लेकिन तुम ओरिजिनल हो जिसके पास पैसा है, और मैं वो हूँ जिसे पैसे की ज़रूरत है, और मैंने उस पैसे को लेके इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने कैपिटल फॉर्मेशन में डायरेक्ट हेल्प करी है, डायरेक्टली हमने फ्रेश इशू से मनी रेज की है, मनी सप्लाई बढ़ाई है मार्केट में। लेकिन यहाँ पर हम लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। इसके पास शेयर्स थे, इसके पास पैसे थे, इसने शेयर्स दिए, इसने पैसे दिए, इसके पास पैसे आ गए। इसके पास जो पैसे आए हैं, ये इसके पास कैश आ गया, लिक्विडिटी आ गई, अब इससे उस पैसे को कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रही है, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली हो रही है, डायरेक्ट नहीं हो रही। यहाँ पे इनडायरेक्टली हो रही है, डायरेक्टली कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे प्राइस कौन फिक्स कर रहा है, कंपनी। मेरी कंपनी है, मेरा प्राइस है, मैंने ऑफर दिया है तुम्हें, तुम्हारे पे कोई बर्डन नहीं डाला कि खरीदो ही खरीदो। दिस इज योर विश, यू वांट टू परचेज और नॉट एट द प्राइस एट विच आई एम इशूइंग शेयर्स टू यू। दिस इज completely your wish. So the price determined by the management of the company, जो मेरा फाइनेंशियल मैनेजर होगा, जो मेरा फंड संभाल रहा है, वो डिसाइड करेंगे। जबकि यहाँ पे प्राइसेस आर डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिमांड होगी, प्राइस बढ़ जाएंगे। तुम लोगों ने अगर कभी, मैंने कहा ना, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर रेगुलरली देखोगे या न्यूज़ भी देखोगे, BBC या ET न्यूज़ वगैरह, जो भी बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स को देखोगे, जो बिज़नेस CNBC वगैरह को, तो तुम्हें उससे पता लगेगा कि अच्छा इस शेयर की डिमांड बढ़ रही है, ओहो इसका प्राइस भी बढ़ गया। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएशंस, तभी तो एवरी सेकेंड इट फ्लक्चुएट्स, एवरी सेकेंड। कभी भी किसी शेयर मार्केट को अगर तुम्हें देखना हो, लाइव देखोगे ना, अगर तुम ऑनलाइन भी देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि एकदम ऐसे होता है कि अब भी आपने पलक झपकाई और रेट बढ़ गया,
पलक झपकाई और रेट कम हो गया, क्योंकि रेगुलर डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई, तो मोस्ट फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए इसे सट्टेबाजी वाली बाजार भी कहते हैं। सट्टे लगाते हैं लोग, स्पेकुलेटिव मार्केट है भाई। आप कई बार तो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, जानबूझ के ये सब कुछ किया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत कुछ है शेयर मार्केट में पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। फिलहाल हम बहुत कुछ ना पढ़ के अपने कोर्स का पढ़ते हैं लिमिटेड, कि भाई आखिर फिर ये सेकेंडरी मार्केट होती क्या है जो इतना हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अब हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि वो होती क्या है, ठीक है। ये है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज होती है, जिनके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, दे डू डिस इन्वेस्टमेंट देयर इन्वेस्टमेंट्स, वो सेल कर रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर सिक्योरिटीज़, और जो दूसरे फ्रेश हैं वो इन्वेस्टर्स एंटर कर रहे हैं। अब ऐसा यहाँ पे फ्रेश का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पहले कोई सिक्योरिटीज़ में कभी डील ही नहीं किया होगा। वी आर जस्ट टेलिंग कि ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्ट शेयर्स हैं और ऐसे लोग जो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं या वो उस पर्टिकुलर शेयर्स को लेना चाहते हैं, ये मार्केट उन दोनों को मिलाती है, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म देती है, क्योंकि इसके पास जो शेयर्स हैं इसको बेचने, अब इसे क्या पता मैं किसको बेचूं, किसको ज़रूरत है, इसके पास पैसे हैं, अब इसे क्या पता कि मुझे जिस कंपनी के लेने हैं वो इसी के पास हैं। तो क्या हुआ, ये हमारे बीच में मार्केट है सेकेंडरी मार्केट। इसने भी इस मार्केट में अप्रोच किया, इसने भी इस मार्केट में अप्रोच किया। ये मार्केट ऑनलाइन पोर्टल पे चल रही है, इस मार्केट में सब कुछ विजिबल है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, और उस ट्रांसपेरेंसी में इसको ये नहीं पता कि मेरे शेयर्स ये खरीद रहा है, इसको ये नहीं पता कि मैं इसके शेयर्स खरीद रहा हूँ, ठीक है, दोनों में से किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों को एक चीज़ कॉमन पता है, क्या, ये सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, दोनों को ये एक कॉमन चीज़ पता है। सो इसने अपने शेयर्स यहाँ पे डाले, आई वॉन्ट टू सेल, इसने इस पैसे से उसको ख़रीद लिया, एंड इनके मीडिएशन में स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी सेफ़ है कि मेरा पैसा आएगा, ये भी सेफ़ है कि मुझे पैसों के बदले में शेयर्स मिलेंगे, दोनों सेफ जोन में हैं। तो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है इसको, सेलिंग को, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सेलर को कि वो मार्केट में अपने शेयर्स अवेलेबल करा सकता है, बायर को वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हें मिल जाएंगे शेयर्स। तो कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई कुछ भी पैसा अगर इधर से उधर चैनलाइज हो रहा है तो इकोनॉमी में तो ग्रोथ होगी। कोई भी इकोनॉमी में अगर सब लोग अपने पैसे को दबा के बैठ जाएंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। पानी भी, अगर पानी आपका खड़ा रहे तो वहाँ काई जम जाती है, अगर वो पानी बहता रहे तो उस पानी में सफाई रहती है, क्योंकि कचरा उस बहाव के साथ साइड में हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों का दिमाग भी है, अपने दिमाग को चालू रखोगे तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा, लेकिन अपने दिमाग को यूज़ नहीं करोगे, रखे रखोगे तो काई जम जाएगी, दिमाग के दही बन जाएगा। तो दिमाग को इस्तेमाल करो, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करो। तो बाय चैनलाइजिंग फंड्स टुवर्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, आपके पास फंड्स हैं, आपने इस तरह से डाले कि वो फंड एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में सही ढंग से यूज़ हो गए, पैसा इधर उधर वेस्ट नहीं हुआ। तो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये पूरा प्रोसेस डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे, आने वाले सेशंस में, कि कैसे हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, फिर हमारा पैसा क्लियर होता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और कैसे सेटल होता है हमारा T+2 T+3 हमारे पास डेज होते हैं, उनमें सेटलमेंट्स होते हैं। सब कुछ हम लोग आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे अभी तक स्टॉक एक्सचेंज की। तो अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन देना चाहें तो दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ये एक बहुत ही बेसिक सी जेनेरिक डेफिनेशन है, आप लोग ये लर्न कर लेंगे, यही बेटर है, क्योंकि जो लॉ के डिफाइंड लैंग्वेज में है डेफिनेशन, दैट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत इजी डेफिनेशन है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मार्क्स कम मिलते हैं, मार्क्स बराबर मिलते हैं।
आपको ये इजी है कि हाँ एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म जो देती है दैट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो अब अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेनी बहुत ज़रूरी है। आई नो हिस्ट्री नाम ही थोड़ा कई बार ऐसा लग जाता है कि यार हिस्ट्री क्यों, बट हमेशा हमें अपनी रूट्स पता होनी चाहिए, उससे हम आगे डेवलप करना ईजी हो जाता है। अगर आपको अपनी रूट्स नहीं पता होंगी तो आपको ग्रोथ नहीं पता चलेगी हम कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके रूट्स में आते हैं। 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 18th सेंचुरी से ही फर्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म नेगोशिएबल सिक्योरिटीज इशू हुई थी। पहली बार ये वजह बनी थी कि हाँ हमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू करनी चाहिए। ये पहली बार एक इंसिडेंट हुआ 18th सेंचुरी में। फिर 18th सेंचुरी के बाद 1850 में कंपनीज एक्ट, आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 है, लेकिन ओरिजिनली जो फर्स्ट टाइम बना था वो कंपनीज एक्ट 1850 था। ठीक है, फिर 1875 में फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बना बॉम्बे में, जो अब मुंबई बन चुका है। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में फर्स्ट सेटअप हुआ, ये किसने सेटअप किया था, क्या नाम था इसका एक्चुअली में, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ये सब आपको एमसीक्यूज में आता है, कभी आपसे 3 मार्क्स में नहीं पूछेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री बताओ, नहीं पूछेंगे, नेवर। लेकिन हाँ जो एमसीक्यूज होंगे उसमें ज़रूर आप लोगों से ये बात पूछ ली जाएगी कि आप ये हिस्ट्री में जो भी ईयर्स है ये पूछ सकते हैं, बॉम्बे में हुआ था, क्या नाम से हुआ था। एंड सीयूईटी का एग्ज़ाम तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो आपको आगे सीयूईटी में भी हेल्प होगी। प्रेजेंटली ये जो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन है, प्रेजेंटली यही आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई सबसे ज़्यादा, बीएसई पूरी ऑल ओवर इंडिया अगर स्टॉक मार्केट में कहीं कुछ भागदड़ मचती है तो बीएसई की वजह से, मतलब बीएसई इज़ द बिगेस्ट थिंग जो पूरी कंट्री के मार्केट को गवर्न कर लेता है। ठीक है, फिर 1894 में इस तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस अहमदाबाद में बन गए, फिर कलकत्ता में 1908 में बने, 1937 में मद्रास में बन गए। तो इस तरह से हमारी प्रोग्रेस चलती गई। 1937 के बाद कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हम थोड़ा लड़ने में बिज़ी हो गए थे, दुश्मनों को बाहर निकालने में, तो हम थोड़ा बिज़ी उसमें हो गए, तो हम थोड़ा इस पर ध्यान कम दे रहे थे। फिर जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस की हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। फिर फाइनली 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की शेप बहुत ज़्यादा चेंज हुई। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, सेबी आया, तब जाके हमारा 3 टायर वर्क होना स्टार्ट हो गया। हमने 3 लेवल पे काम किया, एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो छोटे छोटे रीजन्स में बन गए, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएसई भी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही पार्ट है, एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCI। आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड OTCI इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, और इनके बारे में आप लोगों को इनके फंक्शन फॉर्मेशन सब कुछ दिया हुआ है। तो सीयूईटी के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सीबीएसई के लिए ये सिलेबस में हटा दिया गया है। तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए, लेकिन आगे सीयूईटी के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए इन टॉपिक्स को हम अपने सेशंस में भी कवर नहीं करेंगे। हम अपने अब सेशंस में क्या कवर करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं, और फिर हम सेबी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेबी क्या है, सेबी की फॉर्मेशन क्यों हुई, एंड सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ रेगुलेटरी होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव होते हैं, इस तरह से हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, 4 महीने बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के, तो अपना अच्छे से पढ़ाई कर लो। 4 महीने मत मानो, 2 ही महीने मानो, प्री बोर्ड्स को बोर्ड्स मान के चलो, तो तुम अच्छा सक्सेसफुली कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलो, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड press notification button also. Good luck.